सविता शर्मा, सोनाक्षी, गरिमा चौधरी, पूजा सामोटा, खुशबू तिवारी, शालिनी राठौर, अफसाना बानो, अनीता चौधरी, समीक्षा, सविता। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। शालू प्रजापत भी आ गई, जया दामोर, शालू प्रजापत। मैम आप बॉटनी में प्रैक्टिकल का नहीं भेजते? ठीक है, आज भेज देंगे। कल शनिवार है, कल सैटरडे है, तो बिल्कुल कल भी आपकी क्लासेस लगेंगी, बिल्कुल भेजेंगे। फिर मैम कॉलेज कब बुलाएंगे हमें बेटा प्रैक्टिकल के लिए? सोनाक्षी कोई आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से। देखो फर्स्ट फेब को बुलाते हैं, सेकंड वीक ऑफ फेब में बुलाते हैं, तो अपन करेंगे प्रैक्टिकल। सो जब तक आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, सब फाइल तो मैम फाइल तो बन जाए हमारी, आप भेज दोगे सिलेबस तो हम बना लेते हैं। नहीं, फाइल बन जाएगी बेटा, फाइल बन जाएगी आपकी, क्यों नहीं बनेगी? सही कह रहे हो, फाइल तो बन जाए तो प्रैक्टिकल तो कर ही लेंगे, फिर वहां पे आएंगे। फाइल तो पहले भी आप लोग तो सेकंड ईयर वाले हो बेटा, फाइल तो सोनाक्षी आप लोगों ने पहले भी अच्छी बनाई थी। आप लोगों ने अब तो ऑनलाइन है, अब कैसे अच्छी बनाए, अब कुछ पता ही नहीं है, अभी भी कुछ अच्छी किया हमने बनाओगे। अभी मैं आपको भेज मैम दूंगी। मोनिका चौधरी की प्रेजेंट लगा दो। हाँ बेटा, मोनिका चौधरी की लगा दी बेटा, मनीषा बैरवा की भी लगा दी, शालू प्रजापत, शालिनी, जया दामोर की भी लग गई, समीक्षा की भी लग गई, अफसाना बानो, सविता शर्मा, सोनाक्षी, अनीता चौधरी, खुशबू तिवारी, शिवानी आपकी चौधरी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है क्लियर? आ रही है? अब बताओ, मनीषा देनवाल आ रही है, गरिमा चौधरी, पूजा सामोटा, अब आ रही है बेटा? क्लियर आ रही है? जी मैम। आई बेटा, सुमैया भी आ गई, देखते हैं बेटा। अब आ गई क्लियर? आ गई बेटा? या ठीक है बेटा, ओके फाइन फाइन, ओके फाइन बेटा। मैम आज आप पक्का सेंड करोगे प्रैक्टिकल का? हाँ बेटा, सोनाक्षी पक्का सेंड कर देंगे, पक्का मैं कर दूंगी आपको। बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में सेंड करूंगी आपको, क्योंकि अपना बायोटेक्नोलॉजी। अरे मैम वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करने हैं, वो भी सभी कर देना, करना क्या है जो। अच्छा बेटा, कोमल है ना? चौधरी आ गई। हाँ, ओके फिजियोलॉजिकल मैम। एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको करने हैं, वो भी आपको करने हैं, ठीक है? वो पक्का मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। पूजा गुजर, आजकल तो बच्चे अच्छे आ रहे हो। पूजा सामूटा तो पहले से ही आती हैं, अब तो पूजा गुजर भी अटेंड करने लग गई। और कौन आए, ये तो सब आप नए हो, आते ही हो। कोमल चौधरी, शालिनी भी अटेंड करने लग गई आजकल। पूजा गुजर, शालिनी, हर्षिता भी आती है आजकल। और तो पहले से आ रहे हो आप लोग। गरिमा चौधरी बहुत पहले से आती है, मनीषा देनवाल भी, अफसाना भी है, समीक्षा, सविता शर्मा, सोनाक्षी, यस मैम। दामोर। अब तो चलो अच्छा लगा, शालिनी राठौर भी आ गई, हर्षिता भी आ गई, पूजा गुजर भी आई, पूजा सामोटा भी आ गई। तो अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ में आ गए आप लोग। तो अपन कल कर रहे थे वो वाला, एक बार और स्लाइड शेयर कर देती हूँ मैं, ठीक है? स्लाइड शेयर आपको करते हैं कि अपन बात करते हैं कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तो अपन कल किसकी बात कर रहे थे? कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट के डायग्राम भी मैं आपको अभी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तो बेटा ये देखना, विलगित जीव द्रव्यों को विलगित प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन कई विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट कैसे किया जाता है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में साफ किए गए जीव द्रव्य विलयन में से ज्ञात घनत्व का 1 मिलीलीटर विलयन लेकर इसे अब ताजा माध्यम में संरोपित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2-3 दिन बाद जीव द्रव्यकों की विशेष गोलाकार आकृति निरूपित हो जाती है तथा नवीन कोशिका भित्ति का बनना भी चालू हो जाता है। इसे 0.1% कैल्कोफ्लोर व्हाइट अभिरंजन द्वारा अभिरंजित कर प्रदर्शित भी कर सकते हैं। मतलब ये देखो बेटा, इस डायग्राम में दिखाया है एगार एम्बेडिंग में दिखाया है लिक्विड कल्चर poured over a feeder layer. तो माइक्रो चैम्बर ऑफ ए प्लास्टिक रिंग सील्ड विथ ऑयल एंड कवर स्लिप्स। तो हैंगिंग ड्रॉप कल्चर मतलब प्रोटोप्लास्ट संवर्धन की
विधियां दिखाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है बेटा अगार एम्बेडिंग मेथड है, एक है लिक्विड कल्चर पोर्ड ओवर ए फीडर लेयर, एक है माइक्रो चैम्बर ऑफ ए प्लास्टिक रिंग सील्ड विद ऑयल एंड कवर स्लिप्स, एक है हैंगिंग ड्रॉप कल्चर। तो क्या करते हैं? कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में इस प्रक्रिया में साफ किए गए प्रोटोप्लास्ट विलयन में से ज्ञात घनत्व का 1 मिलीलीटर विलयन लेकर इसे ताजा माध्यम में संरोपित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2-3 दिन बाद प्रोटोप्लास्ट की विशेष आकृति, विशेष गोलाकार आकृति विरूपित हो जाती है तथा नवीन कोशिका भित्ति का बनना चालू हो जाता है। अब इसे 0.1% कैल्कोफ्लोर व्हाइट अभिरंजन द्वारा अभिरंजित करके प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो इन प्रोटोप्लास्ट को अपन किससे अभिरंजित करते हैं? कैल्कोफ्लोर व्हाइट से स्ट्रेन करते हैं और कैल्कोफ्लोर व्हाइट से अभिरंजित करने से प्रोटोप्लास्ट अच्छी तरह प्रदर्शित हो सकते हैं। तो इस प्रकार अभिरंजित करने से जीव द्रव्यकों के आसपास बनी कोशिका भित्तियां भी चमकने लगती हैं। मतलब जब कैल्कोफ्लोर व्हाइट से अभिरंजित करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट के आसपास जो भी सेल वॉल हैं, कोशिका भित्तियां हैं, वो भी चमकने लग जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में शुरू में तो कोशिका भित्ति शलत या ढीले प्रारूप में व्यवस्थित सूक्ष्म रेशों से बनी दिखाई देती है। ये सूक्ष्म रेशे बाद में सघनता से संगठित हो जाते हैं। कोशिकाओं का भित्ति निर्माण संपन्न हो जाने के पश्चात इनका तेजी से विभाजन होने लगता है एवं 2-3 सप्ताह बाद अनेक बहुकोशिकीय कॉलोनियां बन जाती हैं, जो कि कैलस के समान कार्यशैली प्रदर्शित करती हैं। इन कॉलोनियों का संरोपण ताजा पोषण माध्यम में करने से पूर्ण विकसित पादपों मतलब प्लांटलेट्स का संवर्धन किया जा सकता है। अब इन बहुकोशिकीय कॉलोनियों को दीर्घ अवधि तक अनुरक्षित या इसी स्थिति में भी रखा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे संपन्न होता है। जीव द्रव्यकों का संलयन या कायिक संकरण। तो इस संवर्धन विधि का महत्वपूर्ण चरण विलगित या संवर्धित प्रोटोप्लास्ट का संलयन या संयुक्त होना है। तो इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक प्रोटोप्लास्ट के संलयित होने को कायिक संकरण कहते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्यक जो आपस में संलयित होते हैं, तो इसे अपन कायिक संकरण कहते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं क्योंकि कायिक जीव द्रव्यकों के बीच संलयन होता है। जब बेटा कायिक प्रोटोप्लास्ट के बीच में फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो क्या होता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है और ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसके विपरीत सामान्य संकरण में 2 अगुणित युग्मक फ्यूज करते हैं, संयोजित होते हैं। तो जीव द्रव्यकों के संलयन अथवा कायिक संकरण की तकनीक के विकास से मानव कल्याण के लिए अनेक अनुसंधान कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है। फिर जब जीव द्रव्यकों का संलयन करते हैं तो रिसर्च में भी मतलब शोध में भी ये इनसे सफलता प्राप्त हुई है तथा जैव प्रौद्योगिकी के अनेक अनुप्रयुक्त व उपयोगी अध्ययन किए गए हैं। तो जीव द्रव्य संलयन इस परिप्रेक्ष्य में भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को काम में लेकर 2 ऐसी पृथक प्रजातियों एवं वंशों के जीव द्रव्यकों का संलयन करवाया जा सकता है जिनमें आपस में लैंगिक जनन नहीं होता। मतलब 2 अलग प्रजातियों जो लैंगिक या भौतिक अवरोधों के कारण अनिश्चित रहती हैं, वह जिनके बीच संकरण नहीं होता, उनके पादप सदस्यों के जीव द्रव्यक संलयन द्वारा नई पीढ़ी में इच्छित लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। बेटा ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लैंगिक या भौतिक अवरोधों के कारण आप अनिश्चित रहती हैं। और जब ये प्रजातियां क्या है, जब 2 प्रजातियों के बीच में संकरण नहीं हो पाता तो उनके पादप सदस्यों के जीव द्रव्यकों में संलयन कराया जाता है और जिससे
जब इन दो अलग प्रजातियों के जीव द्रव्यक आपस में संलयित होते हैं तो एक जो नई पीढ़ी होती है, न्यू जनरेशन होती है, उसमें इच्छित लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक दिखाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हो जीव द्रव्य का विलगन एवं संवर्धन की क्रियाविधि, संवर्धन की क्रियाविधि। तो ये देखो ए डायग्राम में है, एक लीफ को दिखाया गया है। इस लीफ को अपन ऑस्मोटिकम प्लस एंजाइम मिक्सचर में रखते हैं, जिससे कि रिलीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाता है, जीव द्रव्यक मुक्त हो जाता है। अब इस जीव द्रव्यक को अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, तो मतलब वॉशिंग बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे कि शुद्ध प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जाता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को अपन प्लेटिंग ऑन मीडियम करते हैं और इससे अपन को क्या हो रहा है, सेल वॉल रीजनरेशन। प्रोटोप्लास्ट की जीव द्रव्य की जब अपन प्लेटिंग करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ कोशिका भित्ति निर्माण हो जाता है, सेल वॉल रीजनरेशन हो जाता है और इससे फिर कैलस की प्राप्ति होती है और कैलस से न्यू प्लांटलेट्स बन जाते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक की। तो एंजाइमी या अन्य विधियों द्वारा विलगित जीव द्रव्यकों को इस तकनीकी के द्वारा संवर्धन के माध्यम में संलयित होने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। इस कायिक जीव द्रव्यक संलयन के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लॉइड नया उत्पाद बनता है, जिसका पुनः संवर्धन करके विकसित एवं परिपूर्ण प्लांटलेट पादपक प्राप्त किया जा सकता है। इससे जो नया पौधा विकसित होगा उसमें इच्छित लक्षण आवश्यक रूप से उपस्थित पाए जाएंगे तथा ये अपने जनक पौधों की तुलना में अवश्य ही बेहतर गुणों को धारण करने वाला होगा। तो अपन देखते हैं कि दो प्रक्रियाओं द्वारा आजकल प्रयोगशालाओं में जीव द्रव्य का संलयन करवाया जा रहा है। एक तो बेटा है स्वतः संलयन, मतलब स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के द्वारा भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रेरित संलयन इंड्यूस फ्यूजन के द्वारा भी क्या है, प्रोटोप्लास्ट का संलयन करवाया जा सकता है। तो स्वतः संलयन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन किसे कहते हैं कि यह देखा गया है जब कोशिकाओं के एंजाइमी उपचार द्वारा जीव द्रव्यकों को पृथक किया जाता है, तो उस समय अनेक जीव द्रव्यक आपस में स्वयं ही संलयित होकर अनेक बहुकेंद्रकीय संरचनाएं निर्मित कर लेते हैं, जिनको होमोकैरियोन्स कहते हैं। तो बेटा होमोकैरियोन्स किसे कहते हैं कि जब कोशिकाओं के एंजाइमी उपचार द्वारा जीव द्रव्यकों को पृथक किया जाता है। तो ये जो जीव द्रव्यक है प्रोटोप्लास्ट है आपस में संलयित हो जाते हैं। जीव द्रव्यक आपस में स्वयं ही संलयित हो जाते हैं और जीव द्रव्यकों के संलयित होने से एक बहुकेंद्र की संरचना बनती है। जीव द्रव्यकों के प्रोटोप्लास्ट के संलयित होने से एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है जिसे होमोकैरियोन कहते हैं। तो इन होमोकैरियोन्स अर्थात एक बहुकेंद्रकीय संरचना में 2 से 40 तक केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब होमोकैरियोन्स में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 से लेकर 40 तक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक होमोकैरियोन का निर्माण 2 या 4 या इससे भी अधिक जीव द्रव्यकों के संलयन के द्वारा होता है। तो होमोकैरियोन कैसे बनते हैं, जब 2 या 4 या इससे भी अधिक जीव द्रव्यक स्वतः ही संलयित होते हैं तो होमोकैरियोन्स का निर्माण होता है और होमोकैरियोन्स में 2 से 40 तक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के संलयन अंतरा प्रजातीय इंट्रास्पेसिफिक प्रकार के कहे जा सकते हैं, जो कि अध्ययन या अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में कोई बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते। इस प्रकार का संलयन सक्रिय रूप से विभाजनशील कोशिकाओं अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाया जाता है।
मतलब जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है, स्वतः संलयन है, वो विभाज्योतक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और इन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन इस स्पॉन्टेनियस फ्यूजन से होमोकैरियोन्स का निर्माण होता है। और ये होमोकैरियोन्स क्या हैं? बहुकेंद्रकीय संरचनाएं होती हैं। और प्रत्येक होमोकैरियोन का निर्माण कैसे होता है? होमोकैरियोन का निर्माण जीव द्रव्यकों के संलयन से होता है। अब अपन बात करते हैं प्रेरित संलयन, इंड्यूस्ड फ्यूजन किसे कहते हैं? तो प्रेरित संलयन स्वतः संलयन के मुकाबले शोध के लिए उपयोगी होता है। मतलब इंड्यूस्ड फ्यूजन के अंतर्गत दो अलग अलग पादप प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को, जीव द्रव्यकों को, जो कि सामान्यतः संलयित नहीं होते हैं, विशेष अवस्थाओं एवं पदार्थों की उपस्थिति द्वारा संलयित होने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। मतलब जैसा कि नाम है प्रेरित संलयन, इसमें क्या होता है? दो अलग अलग पादप प्रजातियों, प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं और दो अलग पादप प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट के बीच संलयन कराया जाता है। और इसके लिए कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में ये जीव द्रव्यकों का संलयन कराया जाता है। तो इसमें एक ही पादप वंश की दो अलग अलग प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट का आपस में संलयन इंटर स्पेसिफिक संलयन कहलाता है। ये अंतर जातीय संलयन पौधों में प्रजनन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में लाभप्रद कहे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न पादप वंशों के अलग अलग संगठन निरूपित करने वाले जीव द्रव्यकों को भी संलयित होने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इंटरजेनेटिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहा जाता है। इन अंतर जातीय व अंतरवंशीय संलयन के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो आप याद क्या रखोगे कि जब दो अलग अलग पादप प्रजातियों के जीव द्रव्यकों के बीच संलयन कराया जाता है तो कुछ विशेष पदार्थों की आवश्यकता होती है जो कि जीव द्रव्य के संलयन को प्रेरित करते हैं। और इन पदार्थों, मतलब इनको अपन क्या करते हैं कि इसके अलावा विभिन्न पादप वंशों के अलग अलग संगठन निरूपित करने वाले जीव द्रव्य को भी संलयित होने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है बेटा अंतर जातीय, एक है अंतरवंशीय संलयन। तो इन अंतर जातीय व अंतरवंशीय संलयन के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब ये रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? एक है इन पदार्थों को संलयनकारी अभिकर्ता या फ्यूसोजन या फ्यूसोजेनिक एजेंट कहा जाता है। ये पदार्थ दो पृथक या विजातीय जीव द्रव्यों की झिल्ली पर उपस्थित विद्युत आवेशों को कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विजातीय जीव द्रव्य समीप आ जाते हैं। तो बेटा एनकॉम के अनुसार जीव द्रव्य संलयन के लिए प्लाज्मा कलाओं की आणविक संरचना में कुछ परिवर्तन आवश्यक होते हैं। यह कार्य भी फ्यूसोजन पदार्थों द्वारा किए जाते हैं। तो फ्यूसोजन प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन से फ्यूसोजन हैं? ये फ्यूसोजन प्रमुख रूप से हैं सोडियम नाइट्रेट, एक है 500, 4000 अथवा 6000 आणविक भार युक्त पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रॉन, सल्फेट व जिलेटिन, कैल्शियम। तो इन कारकों का इस्तेमाल कर पीएच को उचित सांद्रता पर स्थिर रखा जाता है। मतलब अपन कौन कौन से फ्यूसोजन यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए? एक तो है बेटा सोडियम नाइट्रेट, एक है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रन, सल्फेट, जिलेटिन व कैल्शियम। और इनके बाद जो पीएच को उचित सांद्रता पर स्थिर रखा जाता है। विभिन्न जातियों व वंशों के विलगित किए गए प्रोटोप्लास्ट आपस में संलयित नहीं होते क्योंकि इनकी झिल्लियों की बाह्य सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रोटोप्लास्ट का
प्रेरित संलयन निम्न विधियों के द्वारा होता है। मतलब यांत्रिक विधि यूज करते हैं बेटा, रासायनिक विधि, विद्युतीय विधि। मतलब फॉर द for carrying out the induced fusion of protoplast, three methods are used: mechanical method, chemical method and ये है विद्युतीय विधि। मतलब प्रोटोप्लास्ट का प्रेरित संलयन 3 विधियों के द्वारा होता है। एक तो है यांत्रिक विधि, एक है रासायनिक विधि, एक है विद्युतीय विधि। तो अपन बात करते हैं मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, इसमें संलयन सूक्ष्म परिचालक माइक्रो मैनिपुलेटर द्वारा संपन्न करवाया जाता है। इसमें माइक्रो पिपेट का अग्रभाग कुछ अवरुद्ध रहता है और जैसे ही प्रोटोप्लास्ट युक्त विलयन माइक्रो पिपेट के अग्र सिरे पर पहुंचता है, वहां विलयन के दबाव के कारण प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाता है। एक है बेटा रासायनिक संयोजन। रासायनिक माने केमिकल फ्यूजन। तो सोडियम नाइट्रेट द्वारा प्रेरित संयोजन, मतलब सोडियम नाइट्रेट को यूज करके दो प्रोटोप्लास्ट के मध्य संलयन करवाया जा सकता है। तो यह है सोडियम नाइट्रेट द्वारा प्रेरित संयोजन। तो विभज्योतक से प्राप्त प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए महत्वपूर्ण है। विभज्योतक से प्राप्त प्रोटोप्लास्ट संलयन हेतु महत्वपूर्ण है। विलगित प्रोटोप्लास्ट को समान मात्रा में मिलाकर, विलगित मतलब आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को समान मात्रा में मिलाकर 5 × 10⁴ से 2 × 10⁵ प्रोटोप्लास्ट प्रति ml का घनत्व प्राप्त करते हैं, जिसको हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस विलयन का 5 मिनट के लिए अपकेंद्रण करते हैं और स्पीड कितनी रहती है, 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, जिससे प्रोटोप्लास्ट की सघन गोली तैयार हो जाती है। मतलब अपन प्रोटोप्लास्ट की एक गोली, एक पैलेट को तैयार कर लेते हैं। इस गोली को, इस पैलेट को 5.5% सोडियम नाइट्रेट, 10% सुक्रोज विलयन में डालकर पुनः अपकेंद्रित कर लिया जाता है। मतलब जो प्रोटोप्लास्ट की सघन गोली तैयार हो जाती है, तो इस गोली को 5.5% सोडियम नाइट्रेट व 10% विलयन में डालकर पुनः अपकेंद्रित कर लिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट युक्त विलयन को अब 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए वाटर बाथ पर रखकर पुनः 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट पर उसका अपकेंद्रण करते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रोटोप्लास्ट संलयित हो जाते हैं और इन्हें 2 बार संवर्धन माध्यम में धोने के पश्चात पुनः अपकेंद्रित कर अर्ध तरल संवर्धन माध्यम पर प्लेटिंग कर ली जाती है। इस विधि से कई अंतर जातीय प्रोटोप्लास्ट संलयन प्राप्त किए गए हैं, जो कि शोध के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा पिटूनिया व निकोटियाना के प्रोटोप्लास्ट संयोजित किए गए हैं। उच्च पीएच व कैल्शियम 2% की सांद्रता पर संलयन को सर्वप्रथम केलर व मेल्चर ने 1973 में अपने शोध के दौरान रिपोर्ट किया। निकोटियाना पर प्रोटोप्लास्ट संलयन के प्रयोग में उन्होंने उच्च पीएच 10.5 तथा कैल्शियम आयन की सांद्रता में प्रोटोप्लास्ट संलयन की बेहतर मात्रा प्राप्त की। लगभग 30% जातियों के प्रोटोप्लास्ट इस प्रकार के उच्च पीएच व कैल्शियम आयन की सांद्रता पर प्रेरित प्रोटोप्लास्ट संलयनता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप, ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये डायग्राम देखना, ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया गया है। तो ए डायग्राम है और बी डायग्राम है। इसमें क्या करना है, जब
दो दो अलग अलग प्रजातियों से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए गए हैं और इन दोनों प्रोटोप्लास्ट का संलयन करते हैं किसकी वजह से, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में सर्वप्रथम काओ तथा मिचाइलुक ने रिपोर्ट किया था। तो काओ तथा मिचाइलुक ने बताया कि प्रोटोप्लास्ट को 20 से 40% पैग के विलयन में रखने पर शीघ्र ही उनके मध्य संयोजन प्रारंभ हो जाता है। मतलब काओ ने क्या बताया कि प्रोटोप्लास्ट को जब 20 से 40% पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पैग के विलयन में रखने पर इनमें इनके मध्य शीघ्र ही संयोजन आरंभ हो जाता है। जैसे देख रहे हो बेटा, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है किसके द्वारा, पीजी के द्वारा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा। अगर पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को डाइल्यूट किया जाए तो परिणाम और भी बेहतर आते हैं। तो काओ ने पाया कि केवल पीईजी मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करने के स्थान पर यदि कैल्शियम आयन अधिक पीएच पर उपयोग किया जाए तो प्रोटोप्लास्ट संलयन प्रभावी ढंग से अधिक मात्रा में होता है। मतलब इन्होंने क्या करा, पीजी यूज किया, तो पीजी को यूज करने से दो प्रोटोप्लास्ट के बीच में संलयन कराया है। अब आप देख रहे हो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो रहा है तो हेट्रोकैरियोन बन जाता है। तो यह है पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल द्वारा जीव द्रव्यक संलयन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बाय पीईजी। तो काउ ने पाया कि अगर पैग का मतलब है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीजी को डाइल्यूट किया जाए तो परिणाम और भी बेहतर आते हैं। मतलब अगर डाइल्यूट पीजी यूज करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट के मध्य संयोजन अत्यधिक तीव्रता से होता है। और उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया, काउ तथा मिचाइलुक ने यह भी प्रदर्शित किया कि केवल पीईजी पैग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करने के बाद इस पैग को इस्तेमाल करने के स्थान पर यदि कैल्शियम आयन अधिक पीएच पर उपयोग किया जाए तो प्रोटोप्लास्ट संलयन प्रभावी ढंग से अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को पैग में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में मिश्रित करने पर भी बेहतर संलयन होता है। तो काउ ने क्या पाया कि अगर पैग के साथ मतलब पीजी के साथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का भी यूज किया जाए तो प्रोटोप्लास्ट के मध्य संलयन अत्यधिक मात्रा में सफलतापूर्वक हो सकता है। इस प्रकार ये जो डायग्राम है क्या दिख रहा है, पीजी द्वारा जीव द्रव्यक संलयन। ये देख रहे हो ए डायग्राम और बी डायग्राम, इसमें दो पादप प्रजातियों से क्या लिए गए हैं, प्रोटोप्लास्ट लिए गए हैं। अब इन दो प्रोटोप्लास्ट के बीच में के मध्य में संयोजन किसके द्वारा हो रहा है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा हो रहा है। और संयोजन के बाद इनको जब ये देख लो संयोजन हो रहा है तो संयोजन से प्रोटोप्लास्ट के संयोजन से क्या बन रहा है, क्या बन गया, हेट्रोकैरियोन बन जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो गए और एक हेट्रोकैरियोन बन गया, उससे एक हाइब्रिड सेल की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार डेक्स्ट्रॉन व पॉलीविनाइल के प्रेरण द्वारा भी पाया गया है कि प्रोटोप्लास्ट संलयन में तीव्रता आती है तथा कम समय में अधिक संख्या में प्रोटोप्लास्ट संलयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट संलयन कराया जा सकता है। तो एक स्लाइड और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, एक मिनट रुकना आप, एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ, एक मिनट के लिए रुकना।